हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ ले टेंथीज। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा अगला चैप्टर जो है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज ये हमारा जो है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इसके बाद में आपका कोर्स एक तरीके से साइंस का खत्म ही हो चुका है, क्योंकि आर इन्वायरमेंट एक चैप्टर नहीं है। ठीक है, मैंने ये बहुत बार बोल रखा है। ऐसे तुम 1-1.5 किलोमीटर की वॉक करके आओ, अपने साथ में बुक लेकर जाओ। ठीक है, 1-1.5 किलोमीटर की वॉक करते करते जब वापस आओगे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो इतना छोटा चैप्टर है। ठीक है, फिर भी हम करेंगे करेंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर तुमको बता रहा हूँ पहले से कि ये होने के बाद में मोस्टली डन है सब। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं यार हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये हमारा जो है वो बायो का चैप्टर है, एक प्यारा सा, जिसके अंदर से एवोल्यूशन ये वाला पार्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो हमें सिर्फ डील करना है हेरिडिटी के साथ में। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या चीज है, शुरुआत करेंगे चैप्टर की। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है ना, इस चैप्टर के आपको 1 पेज नोट्स सब पढ़ लेगी ऐप और वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट पर शायद थोड़ा कुछ इशू आ रहा होगा, फिलहाल वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तुम ऐप से जो है सारे नोट्स और सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। सारा मटेरियल ऐप के ऊपर अवेलेबल होता है। ठीक है, ग्रेट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सब फ्री में अवेलेबल है। ग्रेट। बात करेंगे हेरिडिटी क्या चीज है, व्हाट इज हेरिडिटी। सो प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब देखो सिंपल सी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, या फिर ट्रेट्स का पेरेंट से बच्चे में अगले जनरेशन में पास ऑन होने को हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि हम बोलते हैं ना, इन जनरल जब हम घर में जब कोई नया बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, जब कोई नया बेबी आता है, तो उस समय जनरली बोला जाता है, जब घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो जनरली कहते हैं ना, इसकी नाक जो है ना इसके पापा से मिलती है, इसकी आंखें जो है ना इसकी मम्मी से मिलती है, इसके बाल जो है ना इसके पापा से मिलते हैं। तो ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रेड्स का, कैरेक्टर्स का, वो कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो जो ट्रेड्स हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो उस बच्चे में पेरेंट्स से आए हुए हैं। ठीक है, और यहीं पर ये उसी उसी चीज के यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स, मतलब अब वो ट्रेड्स जो है वो पेरेंट्स से, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के पास से वो ट्रेड्स चले जाएंगे, पर ऐसा है कि ये जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स अगली जनरेशन में भी पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मम्मी की नीली आंखें, ब्लू आइज है, ठीक है, फिर पापा की ब्लू आइज है, और अगर बेबी की भी ब्लू आइज होती है, तो एक तरीके से वो ट्रेड आया हुआ है ना, वो पेरेंट्स से वो ट्रेड जो है वो आया हुआ है। ठीक है, ग्रेट। तो ये चीज हेरिडिटी के अंदर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देखो बात ये है कि जब आप हेरिडिटी पढ़ रहे हो, तो हेरिडिटी के अंदर हमें बहुत ही नॉर्मल सी चीजें पढ़ने को दिखेंगी। मतलब बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे, आगे जाके जब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस आएगा तब जो है तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पर स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल चीजें, बहुत ईजी चीजें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, बात की जा रही है ट्रेड्स की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है ट्रेड्स की। अभी ट्रेड्स क्या चीज़ है ना, बात की जा रही है ट्रेड्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ट्रेड्स हमने बात कर ली क्या है ना। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहले है इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स। मतलब क्या भैया? देखो मतलब मैं समझाता हूँ तुमको। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि एक बच्चा, एक ऑफस्प्रिंग है ना, एक बेबी जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। मतलब वो जो ट्रेट है, वो जो कैरेक्टर है, उस बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स से आया हुआ है। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं कहता हूं कि बच्चे के घुंघराले बाल हैं, और अगर मम्मी या फिर पापा दोनों में से किसी एक के घुंघराले बाल हैं, तो वो एक ऐसा ट्रेट है जो कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। इनहेरिट मतलब लिया हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स से लिया हुआ है। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। ठीक है, इसे हम इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। एक और टाइप का ट्रेट होता है एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का क्या मतलब है? अक्वायर्ड ट्रेट का ये मतलब है, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट होकर नहीं आते हैं। ये ट्रेड्स जो है वो बच्चा अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, गेन करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो कि मम्मी और पापा जो है दोनों में से, मान लो कि मम्मी को जर्मन लैंग्वेज आती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? या फिर पापा को जापानीज लैंग्वेज आती है। ठीक है, जब वो बच्चा बॉर्न होता है, क्या बॉर्न होते से ही उस बच्चे को जापानीज आने लगती है क्या? नहीं। ठीक है, उसको हर, देखो ऐसे तो यार ऐसे देखा जाए तो, जो मान लो किसी ने एमबीए की डिग्री ले रखी है, तो क्या बच्चे के पैदा होते से ही, बच्चे के बॉर्न होते से ही उस बच्चे के अंदर सारे एमबीए वाली नॉलेज आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, अगर उसको एमबीए करना है तो उसको भी शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा सब। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा, मान लो कि आज की डेट में, जैसे कि अगर मैं आगे तुमको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिखाता हूँ, ये देखो ना, व्हेन वी लर्न न्यू स्किल्स, जैसे कि मान लो कोई बच्चा लेट अस से कि गिटार सीख रहा है या फिर डांस सीख रहा है ना, कुछ भी सीख रहा है, तो वो स्किल है जो वो अक्वायर कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? वो इनहेरिट होकर नहीं आ रहा। ठीक है,
जैसे कि मान लो कि मम्मी या फिर पापा दोनों में से किसी को भी गिटार बजाना नहीं आता, पर बच्चे ने वो गिटार सीखा, तो वो उसका अक्वायर्ड ट्रेट है। समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल सी चीज है यार, ऐसे ट्रेट्स जो कि बच्चा अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा, है ना, एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा, वो उसके पेरेंट्स से नहीं आया हुआ है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग हो गया, अब क्या बचपन से ही बिल्कुल बॉडी बिल्डर रहते हैं क्या? नहीं, बॉडी बिल्डिंग एक अक्वायर्ड ट्रेट है, मतलब आगे जाके वो सारे काम करेगा जिससे वो बॉडी बनाएगा, ठीक है। तो ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होते हैं? जो कि मदर फादर से आया होते हैं, पेरेंट्स आए होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जांपल में लिखा भी हुआ अटैच्ड और फ्री ईयर लोब, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। कर्ली हेयर हो गए, आंखों का कलर, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, तुम डिफरेंस भी देख सकते हो। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है ना, इनका जो रिलेशन है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज से। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखोगे तो वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, है ना। यहां पर एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर जो रिलेशन है वो मसल्स से है, ठीक है, सोमैटिक टिश्यूज से। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स का रिलेशन इनहेरिटेंस से नहीं है ना, मतलब वो जो ट्रेट्स हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स वो इनहेरिट होकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मान लो बॉडी बिल्डिंग हो रही है तो मसल्स में चेंज हो रहा है कि नहीं, ऐसा समझो इसको, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो हमें समझनी थी एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। तो यहाँ तक यार मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। ट्रेट्स क्या चीज होती है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने हेरिडिटी की बात कर ही ली है कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो आगे पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर अब हम बात करने वाले, देखो मुझे एक बात बताओ, छोटा सा एक डाउट मेरा तुम क्लियर करो, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर हम आगे चलेंगे ही सही। अब यार जैसे कि मान लो मदर है, ठीक है, और फादर है, और उनका बेबी है, ठीक है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। सो अब मान लो कि जो मदर है, मम्मी की मान लो कि ब्राउन आइज है, ठीक है, ब्राउन आइज है, और इधर फादर की मान लो कि ब्लू आइज है, ठीक है। अब बेबी की जो आइज हैं वो किस कलर की होगी ये पता कैसे चलता है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि बेबी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ब्राउन कलर की आइज चाहिए तो वो ब्राउन कलर की आइज उसको मिल जाएंगी, नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके कारण उस बेबी की जो आइज हैं वो या तो ब्राउन होंगी या तो मैंने क्या बोला था, ब्लू बोला था शायद, है ना, ब्लू होंगी। तो मम्मी की मान लो कि अगर ब्राउन आइज हैं, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, और फादर की अगर ब्लू आइज हैं, तो बेबी की आइज किस कलर की होंगी ये डिसाइड कैसे होता है? मतलब जेनेटिक लेवल पर ये चीज डिसाइड कैसे हो रही है ना? ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिसाइड कैसे हो रहा है ये समझना हमको पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो मम्मी के कर्ली हेयर है और पापा के जो है वो स्ट्रेट हेयर, नॉर्मल हेयर है, ठीक है। अब बेबी का हेयर कर्ली होंगे या फिर नॉर्मल होंगे ये डिसाइड कैसे होगा? और अगर कर्ली हुए तो ऐसा क्या था कर्ली हेयर में जो बेबी के हेयर कर्ली है? ये डाउट तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, है कि नहीं? बहुत सही। अब इस डाउट को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक क्या बोलते हैं उसको, मटर की, ठीक है, मटर ही बोलते हैं ना उसको। पी प्लांट जो होता है हमारा, जो हम सर्दियों में बहुत खाते हैं, ठीक है, सर्दियों में हम बहुत मटर खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भर भर के हर सब्जी में पनीर मटर, है ना, हर चीज में मटर 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 मटर, ठीक है। सो क्या पढ़ना है देखो मैं तुमको समझाता हूँ। हम थोड़ा सा भटक गए, हम मेन्यू की तरफ चले गए। फादर ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या चीज लिखी हुई है देखो, ही स्टडीड जेनेटिक्स, ठीक है, ही स्टडीड ऑन हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स एंड ही स्टडीड गार्डन पी प्लांट। अब देखो ये जो हमारा डाउट आया था ना, ये इसी डाउट को इन्होंने सॉल्व किया था कि यार अगर कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर जो कैरेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को? जैसे कि मान लो कि एक प्लांट है जो कि टॉल है ना, एक प्लांट है जो कि ड्वार्फ है, छोटा सा है, ठीक है, जो कि कैसा है, छोटा सा है, शॉर्ट है, ठीक है। चलो ये मैं तुमको आगे समझाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इन्होंने ये सब बताया था कि यार कैसे जो है वो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो दो, जैसे कि मैंने बताया ना तुमको, ब्लू आइज और ब्राउन आइज, तो यार अब कौन सी आई को अगले जनरेशन में क्या दिखेगा, तो उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो ये तुमको बताएंगे। पर इन्होंने ह्यूमंस पर स्टडी नहीं किया, इन्होंने पी प्लांट पर स्टडी किया, ठीक है। इसका कारण क्या था देखो, जब मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, ठीक है, जब मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ तो यार ह्यूमंस के केस में एक टाइम पर एक व्यक्ति कितनी जनरेशन को स्टडी कर सकता है तुम बताओ?
जैसे कि मान लो कि एक टाइम पर कितनी जनरेशन जो है वो जिंदा होती है। ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक है, फादर सन, ठीक है। और अगर हुआ तो जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, जो परदादा होते हैं, वो भी हो सकता है कि एक टाइम पर ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, वो भी जो है एक पॉइंट पर जो है वो जिंदा है, ही इज ऑल्सो अलाइव। तो एक टाइम पर कितनी जनरेशन स्टडी की जा सकती है? मैक्स टू मैक्स 1 2 3 4। देखो ग्रेट ग्रैंडफादर भी बहुत ही कम केसेस में होता है, रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो एक टाइम पर आप 3-4 जनरेशन स्टडी कर सकते हो। तो 3-4 जनरेशन को स्टडी करने से इतना कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, इतना कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो पी प्लांट सिलेक्ट किया। उन्होंने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? पाइसम सटाइवम जिसको कहा जाता है, पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? कारण ये है कि देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है ना। तो बहुत सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है कि नहीं? शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इट इज पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन। अब इंसान का लाइफ स्पैन यार बहुत ज्यादा होता है, एटलीस्ट 60-70 साल का तो होता है ना, 70-1 साल का तो होता है इंसान का लाइफ स्पैन, ठीक है। तो एक और उनकी खुद की भी एज थी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चे ही थे, उनकी खुद की भी एज थी, ठीक है। तो एक टाइम पर वो ज्यादा जनरेशन स्टडी नहीं कर सकते थे ह्यूमंस की, इसलिए उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया। इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, ठीक है, इसलिए एक टाइम पर बहुत सारी जनरेशन स्टडी कर सकती हैं, क्योंकि छोटे लाइफ साइकिल एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, तो बहुत छोटी छोटी लाइफ साइकिल है ना। इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और इस पी प्लांट को सिलेक्ट करके फिर उन्होंने जो है उनका इनहेरिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इन जनरल उन्होंने ये देखा कि कैसे कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो हैं वो आगे पास ऑन होते हैं, ठीक है, कैसे कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो है वो आगे पास ऑन होते हैं या फिर होंगे, ठीक है। सो ये अगर एग्जाम में आता है कि रीजन क्या था पी प्लांट सिलेक्ट करने का, तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, यही तुम्हारा एक तरीके से आंसर है। पहली चीज तो ये है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो बहुत सारी जनरेशन स्टडी की जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज दे आर इजी टू ग्रो, काफी इजी होते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज वही कि उनका लाइफ स्पैन अगर शॉर्ट है, वो तेजी से ग्रो होते हैं और वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, ग्रेट। एंड मेनी इजीली आइडेंटिफाइबल एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो पी प्लांट के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर पी प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टडी की जा सकती है, ठीक है। हमें बात कैरेक्टर्स भी करनी है ना। जैसे कि अगर मैं कलर आइस की कलर की बात कर रहा हूँ तो वो भी एक कैरेक्टर ही हो गया। वैसे ही पी प्लांट के केस में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, तो स्टडी करना बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ पी प्लांट की, तो ये देखो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर का कलर पर्पल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। प्लांट की हाइट, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर है। सीड का कलर, जो मटर है उसका कलर क्या है, ठीक है। सीड का शेप, जो मटर है उसका शेप क्या है। जिस पॉड के अंदर वो तुम छीलते हो ना मटर, जब हम छीलते हैं तो वो जो पॉड होता है, ठीक है, उस पॉड का कलर क्या है, वो ग्रीन है या फिर वो येलो है। उस पॉड का शेप क्या है, हमने देखा है अलग अलग शेप के देखे, कुछ बहुत ऐसे जो है वो प्यारे से होते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे टाइट से होते हैं जिनके अंदर मटर जो है जबरदस्ती भरे हुए होते हैं, है ना। तो वो शेप होगा पॉड का। एक फ्लावर का पोजीशन, फिर उस फ्लावर का जो है वो पोजीशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनको स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए पी प्लांट जो है एक बहुत ही सही चॉइस था, ठीक है। तो हम समझ गए फादर ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल साहब थे। अरे मैं नाम बताना तो तुमको भूल ही गया मैं इतने दिन में नाम बताना भूल ही गया, जो ग्रेगोर मेंडल साहब थे, ठीक है। उन्होंने जो है ये सारी स्टडी कर रखी, आगे जाके तुमको पता चली ही इसी, जिसके अंदर उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया कैरेक्टर्स और जनरेशन और ये सब स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पी प्लांट जो है उसको सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजन थे जो कि आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखोगे, यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट ट्रेड और यहाँ पर लिखा है रिसेसिव ट्रेड, है ना। यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट ट्रेड और यहाँ पर लिखा है रिसेसिव ट्रेड, है ना। ये डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड क्या होता है भैया? ये डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड क्या होता है? क्या तुम नाम से समझ पा रहे हो? क्या तुम डोमिनेंट इस शब्द से कुछ समझ पा रहे हो? डोमिनेंट ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर डोमिनेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा ना बहुत डोमिनेंट है, मतलब दूसरों पे हमेशा ये डोमिनेंट तरीके से एक्ट करता है, या फिर दूसरों पे हमेशा ये डोमिनेंट होता है ना। दूसरों को बोलने नहीं देता, ठीक है, दूसरों को कुछ करने नहीं देता, कुछ खुद ही करता है ना। दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता है, ठीक है, दूसरों को चुप कर देता है। तो इज अ वेरी डोमिनेंट पर्सन, है ना, ऐसा हम बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि वो दूसरों को कुछ नहीं करने दे रहा, सब कुछ खुद ही कर रहा है ना। अच्छा, अब जरा इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखो डोमिनेंट ट्रेट ना,
ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है, ठीक है, जो कि दूसरे ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने देता। मतलब क्या, देखो मैं तुमको समझाता हूं। इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। जैसे कि मान लो यार, आपने ना एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट लिया जिसके पास पर्पल फ्लावर है, ठीक है, और दूसरा प्लांट लिया जिसके पास में जो है वो व्हाइट फ्लावर है, अगर मैं पी प्लांट की बात करूँ तो, और दोनों के बीच में पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट आएगा उसका फ्लावर कैसा होगा, ठीक है, या फिर चलो वो भी छोड़ दो, ठीक है, मान लो कि आपने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, है ना, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, इन दोनों, एक टॉल प्लांट लिया हमने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक टॉल प्लांट हमने लिया, ठीक है, और एक शॉर्ट प्लांट हमने लिया, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, वो टॉल होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या, ऐसा ट्रेट है जिसके प्रेजेंस में रिसेसिव ट्रेट जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। तुम ये समझो यार कि डोमिनेंट बंदा कौन होता है, डोमिनेंट बंदा वो है जो कि ऐसा होता है ना, तुमने मूवीज में देखा होगा कि एक डोमिनेंट व्यक्ति है ना, कॉलेजेस के अंदर वो दिखाते हैं, बहुत सारे सीन्स दिखाते हैं कि ये बहुत डोमिनेंट इंसान है, कमजोर बच्चों को, कमजोर लोगों को बोलने नहीं देता, है ना, ऐसे बहुत बार हमने देखा है, ठीक है, वो बच्चे तभी चैन से सांस ले सकते हैं जब वो इंसान प्रेजेंट नहीं है कि नहीं, समझ रहे हो। तो डोमिनेंट बंदा क्या है, जो कि दूसरों को जो है वो दबाता है ना, मतलब दूसरों को वो उठने नहीं देता, ठीक है, वैसे ही है डोमिनेंट ट्रेट का, है ना। डोमिनेंट ट्रेट मतलब यार जो खुद को एक्सप्रेस करता है ना, दूसरों को एक्सप्रेस नहीं होने देता। रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो टॉलनेस जो है ना वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, टॉलनेस कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ड्वार्फनेस है वो कैसा ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है ना। तो तुम मुझे बताओ कि अगर एक जगह से टॉलनेस वाला ट्रेट आ रहा है और एक जगह से ड्वार्फनेस वाला ट्रेट आ रहा है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी, ऑफकोर्स टॉल होगी। क्यों, क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है। ये मैं तुमको आगे समझाऊंगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रेट होते हैं, है ना, ठीक है, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेट। अब मान लो कि एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है और दूसरा प्लांट जो है वो भी ड्वार्फ है, ठीक है, तो इस केस में इधर से भी ड्वार्फनेस वाला ट्रेट आ रहा है ना, और इधर से भी ड्वार्फनेस वाला ट्रेट आ रहा है। क्या इस केस में कोई डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, नहीं है ना, मतलब क्या टॉलनेस प्रेजेंट है, टॉलनेस डोमिनेंट होता है ना, क्या यहाँ पर टॉलनेस प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ड्वार्फ होगी। क्यों, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट खुद को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस केस में देखो यहां से भी ड्वार्फनेस आ रहा है, यहां से भी ड्वार्फनेस आ रहा है, मतलब ये कि दोनों ही केस में रिसेसिव ट्रेट आ रहा है, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो अगला वाला जो प्लांट होगा वो भी ड्वार्फ होगा। तो इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तभी ये एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर डोमिनेंट ट्रेट आ गया तो डोमिनेंट ट्रेट ही होगा, ठीक है, ग्रेट, ऑल राइट। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ जनरल चीजें हैं आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है अलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, ठीक है, अनिल नहीं है ये, अलील है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। इसका क्या मतलब है, देखो जब मैं बात कर रहा हूँ टॉलनेस की, जब मैं टॉलनेस वाले जीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी जब मैं हाइट वाले जीन की बात कर रहा हूँ, सॉरी जब मैं हाइट वाले जीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी जो एलिल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी वाला जो एलिल है ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो स्मॉल टी वाला एलिल है, ठीक है, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो व्हाट इज एलिल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, मतलब जब मैं हाइट वाले जीन की बात कर रहा हूं, जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर टॉलनेस की भी बात कर सकता हूं, ड्वार्फनेस की भी बात कर सकता हूं। तो टॉलनेस क्या है, टॉलनेस इज एन एलिल, ठीक है, सॉरी कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी इज एन एलिल, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, वो भी एक एलिल है, ठीक है, किसका, जब हम हाइट की बात कर रहे हैं उसका, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन का यही मतलब है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी जो मैंने तुमको भी बताया, तो कैपिटल टी जो है दिस एलिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी जो है दिस एलिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। समझ गए बात को, ग्रेट। ये अपनी कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो गई, है ना। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, चलो मैं तुमको मैं आगे समझाती हूँ, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। व्हाट इज फिनोटाइप? तो फिनोटाइप का ये मतलब है इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या कि कोई भी चीज दिखने में कैसी है ना, कोई भी चीज कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी पार्ट जो है वो दिखने में कैसा, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं प्लांट की, तो टॉल प्लांट, राउंड सीड्स, ठीक है, या फिर रिंकल्ड सीड्स, ये सब क्या है? ये सब अपीयरेंस में आ रहे हैं, है ना। ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब अपीयरेंस में आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इसको हम फिनोटाइप के अंडर डालते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिनोटाइप? इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्लांट टॉल हो सकता है, प्लांट की जो सीड्स है वो राउंड हो सकती हैं, रिंकल्ड हो सकती है, दिखने में कैसी है, ठीक है, दिखती कैसी है। समझ रहे हो बात को? ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या चीज है? इट रिफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। इसका क्या मतलब है मैं तुमको समझाता हूं। देखो, जब आप लिख रहे हो ना, जैसे कि ये प्लांट है मान लो, ठीक है, ये प्लांट मैंने लिखा, तो इसका ना कुछ जीनोटाइप, इसका कुछ कोड होगा, इसका कुछ जीनोटाइप होगा, वो जेनेटिक कोड होगा, ठीक है। उसको हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, या फिर बस हो गया, ठीक है, इतना ही। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कोड है, ठीक है, ये जेनेटिक कोड है ना। जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूं यार, जब मैं बात कर रहा हूं कि कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूं। जो कैपिटल टी जीनोटाइप होता है ना, अगर मान लो कोई प्लांट है मेरे सामने कोई प्लांट है जिसका जीनोटाइप जो है वो ये है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि प्लांट इज टॉल, समझ रहे हो बात को? अगर किसी भी प्लांट का जीनोटाइप, जेनेटिक कोड ऐसा है, कैपिटल टी, ठीक है, तो वो प्लांट कैसा है? वो प्लांट टॉल है। रीजन क्या है? तुम साफ साफ देख सकते हो कि टॉलनेस वाले दोनों जो एलील्स प्रेजेंट है वो कैसे है? टॉलनेस वाले हैं, ठीक है, ग्रेट। समझ रहे हो बात को? एप्पल पेंसिल की बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं, कर लेंगे चार्ज, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? सो कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, कि प्लांट टॉल है। अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो भी वो प्लांट जो है वो टॉल है। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है। भले ही यहाँ पर ड्वार्फनेस वाला स्मॉल टी प्रेजेंट है, पर कैपिटल टी प्रेजेंट है। और मैंने क्या बोला था? जहां पर तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि फिर पास वाला ट्रेट डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस होना है। तो यहाँ पर कैसे दिखेगा प्लांट? टॉल दिखेगा। इसलिए ये जो जीनोटाइप है, ये जो कोड है, वो रिस्पॉन्सिबल है अगेन टॉलनेस के लिए। और अगर किसी का स्मॉल टी है, तो प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है। ड्वार्फ क्यों है? किसी का जीनोटाइप अगर ऐसा है तो ड्वार्फ क्यों है? ड्वार्फ इसीलिए है, ठीक है, ड्वार्फ इसीलिए है क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो है स्मॉल टी। दोनों ही कैसे हैं? देखो, रिसेसिव है। और मैंने क्या बोला था? रिसेसिव ट्रेट खुद को सिर्फ, रिसेसिव एलील खुद को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, जब डोमिनेंट प्रेजेंट ना हो। इस केस में डोमिनेंट प्रेजेंट है क्या? नहीं है, इसलिए प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है, ठीक है, ग्रेट। तो ये कुछ जीनोटाइप्स हैं। अब अगर मैं तुमको बोल दूं, मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि प्लांट जो है वो टॉल है ना, प्लांट कैसा है? प्लांट जो है वो टॉल है, तो क्या तुम बता सकते हो कि उसका, मैंने बोल दिया कि फिनोटाइप, मैंने फिनोटाइप के बारे में तुमको बताया ना, मैंने तुमको किसके बारे में बताया? फिनोटाइप के बारे में बताया कि प्लांट इज टॉल, ठीक है, पर क्या तुम ये बता सकते हो मेरे को कि उसका जीनोटाइप क्या होगा? अगर प्लांट टॉल है, ठीक है, अगर प्लांट टॉल है तो भैया इसका जो जीनोटाइप है ना वो कैपिटल टी होगा। मैंने कहा गलत? मैंने तुमको सिर्फ इतना बताया है कि प्लांट टॉल है। अगर प्लांट टॉल है तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इस केस में भी प्लांट टॉल ही होगा और इस केस में भी प्लांट टॉल ही होगा। तो मैंने तुमको बताया फिनोटाइप, यानी कि मैंने तुमको फिनोटाइप बताया कि प्लांट टॉल है, पर तुम उससे मुझे ये नहीं बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। समझ रहे हो बात को? उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, इस केस में भी प्लांट टॉल ही दिखता है, ठीक है, और उस प्लांट का जीनोटाइप जो है वो ये भी हो सकता है, इस केस में भी प्लांट जो है वो टॉल ही दिखता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं बता सकते, ठीक है। आप फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि उसका जेनेटिक कोड क्या है, पर मैं जीनोटाइप को देख के ये जरूर बता सकता हूं कि उस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भैया ये है जीनोटाइप, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ये है जीनोटाइप, बताओ प्लांट कैसा दिखेगा? मैं बोलूंगा टॉल दिखेगा। तो मैं उसका फिजिकल अपीयरेंस बता पा रहा हूं, मैं फिनोटाइप बता पा रहा हूं, हाँ बता पा रहा हूं।
मैंने बोला कि ये कोड है, बताओ प्लांट कैसा दिखेगा, तुम बोलोगे ड्वार्फ दिखेगा। तो तुम कोड को देखकर ही बड़ी आसानी से बता पा रहे हो कि प्लांट कैसा दिखेगा। पर अगर मैं तुमको बोल दूं कि प्लांट टॉल है, बताओ फिनोटाइप क्या, जीनोटाइप क्या होगा, तो तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, इससे ये सीख मिलती है कि हम जीनोटाइप को देखकर फिनोटाइप बता सकते हैं, पर फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप नहीं बता सकते। तो इतनी भाषा जो इतनी जो हमने अभी इतना जो मैंने अभी भाषण दिया है, आई होप कि थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में गया होगा। फिर आता है होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस, इसका क्या मतलब है यार? इसका कुछ मतलब नहीं है, बहुत ईजी है। अगर जो जीनोटाइप है वो कुछ ऐसा दिखता है, कैपिटल टी, तो ये कैसा है? इसको हम होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। होमोजाइगस टॉल क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो तुम एल देख पा रहे हो, जो इसके अंदर जो दोनों टी देख पा रहे हो, वो दोनों टी सेम है ना? कैसे है? कैपिटल टी है। फिर आता है हीट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब देखो, होमोजाइगस मतलब सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आएगा स्मॉल टी का। दोनों टी कैसे हैं? स्मॉल है। ये भी कैसे है? ये कैसा है? होमोजाइगस ड्वार्फ है। कैसा है? होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस टॉल हो गया और ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ हीट्रोजाइगस टॉल की, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हीट्रोजाइगस क्यों है? हीट्रोजाइगस इसीलिए है क्योंकि इसका जो कोड है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए इसको हम हीट्रोजाइगस टॉल बोलते हैं। तो आप होमोजाइगस को प्योर टॉल भी बोल सकते हो। प्योर क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम है ना? ग्रेट। अब इतनी सारी बातें करने के बाद में हम लोग आने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और ये मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या चीज होती है। ठीक है, देखो अभी तक जो हमने जो समझा है ना, ये सब इसी के लिए समझा है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? हम लोग ना अब क्या देखने वाले हैं, देखो हम लोग ना दो पेरेंट प्लांट लेंगे, उनके बीच में पॉलिनेशन करवाएंगे, उससे नई जनरेशन आएगी, फिर उस नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उन नेक्स्ट जनरेशन में से किसी दो प्लांट को उठाएंगे, उनके बीच में पॉलिनेशन करवाएंगे और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करेंगे। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जनरेशन को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कैरेक्टर्स जो है वो कैसे पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लोग किसी एक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है ये पूरा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसको अंजाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम लोग टॉलनेस को मद्देनजर रखते हुए जो है ये पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो कैरी आउट करने वाले हैं। ठीक है, टॉलनेस को ऐसा भाई मोनो हाइब्रिड क्यों? इसके बाद में कोई ऐसा भी आने वाला है जहां पर हम लोग दो कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखेंगे। हाँ, तो आगे जाके हम लोग बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जहां पर हम लोग दो कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अंजाम देंगे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हम यूज करेंगे। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को हम देखेंगे और उसको देख के हम लोग जो है वो आगे इसको ले जाएंगे। अच्छा, कैसे करना है ये मैं तुमको बताता हूँ, बड़ा ही आसान है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको हम लोग यहाँ पर अभी लाइव करने वाले हैं। मतलब मैं प्लांट के साथ नहीं करूँगा, मतलब वो प्लांट जो है वो प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे हैं बाहर जाकर। ठीक है, यहाँ पर मैं तुमको बताने वाला हूँ कि ये अपना है टॉल प्लांट है। ठीक है, ये कैसा प्लांट है? ये टॉल प्लांट है। ठीक है, ये ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो हम जो है वो इसको बोलेंगे, ये पता है क्या कौन सा प्लांट लिया है हमने? ये लिया है हमने होमोजाइगस टॉल। कैसा टॉल? होमोजाइगस टॉल, मतलब कंप्लीटली टॉल। मतलब कंप्लीटली टॉल का मतलब ये है कि ये होमोजाइगस प्योर टॉल है। कैसा टॉल है? प्योर टॉल है। और जो दूसरा प्लांट हमने लिया है ये प्योर ड्वार्फ है। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पहला पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है। ठीक है, समझ गए बात को? अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? पॉलिनेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगली जनरेशन की। एक पहली जनरेशन आएगी F1 जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? तो देखो, ये जो है कैपिटल टी ये इस पेरेंट का जीनोटाइप है और ये इस पेरेंट का जीनोटाइप है। ठीक है, अब आगे जो है देखो, इन दोनों में से या तो ये पास ऑन करेगा या तो ये पास ऑन करेगा। ठीक है, इधर से भी या तो ये पास ऑन करेगा या तो ये पास ऑन करेगा। तो हमें देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर यहां से ये पास ऑन करता है तो यहां से ये कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, फिर अगर यहां से ये पास ऑन करता है तो यहां से ये पास ऑन करता है, ये दो पॉसिबिलिटीज बन गई।
ठीक है। फिर अगर यहाँ से ये पास ऑन करता है और यहाँ से ये पास ऑन करता है तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई, और यहाँ से ये करता है और यहाँ से ये करता है तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। हो गया ना कंफ्यूज? ठीक है, हो गया ना कंफ्यूज? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। कोई एक ही पास ऑन करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? इसके साथ इसकी, यानी कि इसके साथ इसकी, तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसके साथ इसकी बन सकती है ना, तो ये अगेन बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका हो गया, इसने इसके साथ भी पेयर बना ली, इसके साथ भी पेयर बना ली, तो ये पॉसिबिलिटीज तो हो गई। ठीक है, अब इसका देखते हैं, है ना, तो इसकी पेयर इसके साथ बन सकती है और अगेन इसकी पेयर जो है वो इसके साथ बन सकती है। ठीक है, वेरी गुड। तुम चाहो तो इसको एक प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू, प्यूनेट स्क्वायर नाम का एक मेथड होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये प्यूनेट स्क्वायर है ना। ये दोनों का पेयर बन सकता है, ये दोनों का बन सकता है, ये दोनों का बन सकता है और ये दोनों का बन सकता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, ठीक है, उनका कोड देखो। ठीक है, जो चारों केसेस में तुम देख पा रहे हो, जो चारों F1 जनरेशन जो बनी है ना, ये देखो, ये देखो कहाँ गया। अच्छा, इन्होंने तो 2 ही करके बताया। ये देखो, अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करूं तो हाँ, ये भी टॉल बना है। ठीक है, ये भी टॉल बना है, ये भी टॉल बना है और ये भी टॉल बना है। समझ रहे हो बात को? तो जो चारों अब तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ऑफस्प्रिंग्स तुम देख पा रहे हो, ठीक है, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे टॉल हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको जो जीनोटाइप तुम देख पा रहे हो उसमें तुम देखोगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सबका सेम है। ठीक है, और कैपिटल टी कैसा है? अपना डोमिनेंट रेट है, तो सारे कैसे बन गए? टॉल बन गए। तो जो F1 जनरेशन आई है, ठीक है, जो पहली जनरेशन आई है, उसके अंदर सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कैसे हैं? टॉल है। इतनी बात हम समझ गए? इतना क्लियर है हमारे लिए? ठीक है, इतना हम समझ गए कि भाई साहब, हमने जब एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ में जब उसका पॉलिनेशन हुआ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई, मतलब जो पहली जनरेशन निकल कर आई, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे के सारे कैसे निकले? वो सारे के सारे टॉल निकले। ठीक है, वो सारे के सारे कैसे निकले? वो सारे के सारे टॉल निकले। कैसा? इन सबका जीनोटाइप तुम देख सकते हो, सब टॉल है। ठीक है, सबका फिनोटाइप कैसा है? सब टॉल है, सब टॉल है ना। सारे के सारे कैसे हैं? टॉल है। टॉल 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 और टॉल, है ना। वेरी गुड, समझ गए बात को? ग्रेट। अच्छा, तो ये तो अपनी F1 जनरेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ यार, अब मैं थोड़ा सा इधर और तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो, अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन आ गई, तो हमने F1 जनरेशन में से इन 2 प्लांट्स को उठा लिया। कोई भी 2 प्लांट्स उठा लो, है ना। दोनों का यार जीनोटाइप सेम है। इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी और इसका भी कैपिटल टी है, तो इसको हम सेल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, सेल्फिंग क्यों बोल रहे हैं? सेल्फिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है ना, बिल्कुल सेम ही है, तो एक तरीके से सेम ही प्लांट्स हुई है ना। ग्रेट। तो हमने क्या किया, अब F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे भाई? पहली जनरेशन तो इन दोनों के पॉलिनेशन से आ गई। अब जो F1 है, अब अगर F2 चाहिए तो यहां पर हमको पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, तो हमने ये 2 को उठाया। ठीक है, इनके बीच में सेल्फिंग करवाई। ठीक है, तो ये एक हो गया। मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया? सेल्फिंग करवाई। ठीक है, सेल्फिंग करवाई मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, ग्रेट। अब क्या होगा देखो, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है तो इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ होगी। ठीक है, सेम चीज़ होगी। यहाँ से या तो ये जा सकता है, या तो ये जा सकता है, या तो ये जा सकता है, या तो ये जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो वही हमने पेयर बनाया, इसके साथ इसका, तो कैपिटल टी। ठीक है, फिर इसके साथ ये जा सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कोटा पूरा हो गया। फिर इसके साथ ये जा सकता है। हमेशा हम कैपिटल टी को पहले लिखते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कैपिटल टी को पहले लिख रहा हूँ। और इसके साथ जो है वो ये जा सकता है, स्मॉल टी। ठीक है, बहुत सही। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। एक आया कैपिटल टी, एक आया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आया स्मॉल टी। ठीक है, अगर थोड़ा क्लैरिटी से देखना तो ये देखो, ये F1 जनरेशन थी, उसके बाद ये F2 जनरेशन आई। ठीक है, एक आया कैपिटल टी। ठीक है, ये देखो, ये रहा। दूसरा आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये देखो, ये रहा। ठीक है, तीसरा भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा आया स्मॉल टी। यानी कि यहां पर जो है 3 प्लांट्स टॉल आए हैं, पर एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ आ गया। देख रहे हो तुम? ठीक है, हमने जो यहां पर देखा था
वो क्या था कि पहली जनरेशन में सभी के सभी टॉल आए, है ना। अब इस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर F2 के अंदर 3 प्लांट्स टॉल आए पर एक जो है वो ड्वार्फ आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेट था ना, जो ड्वार्फनेस था, ऐसा नहीं था कि वो ड्वार्फनेस खत्म हो गया था, वो प्रेजेंट था, बस वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जैसे कि वो यहां से आया था, यहां से आया था ना, आया था कि नहीं आया था। ये जो सबसे पहली वाली पेरेंट जनरेशन है, इसके पास वो स्मॉल टी था, यहां से वो स्मॉल टी आगे जाता गया, है ना, पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। F2 जनरेशन में उसको मौका मिला एक्सप्रेस होने का, इसलिए एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से बड़ी ही ब्यूटीफुली जो ट्रेड्स हैं वो आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने जो F1 जनरेशन से जो दो हमने प्लांट्स उठाए दोनों ही टॉल थे, पर अगली जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन में क्या हुआ कि एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ आ गया, विच शोज कि वो रिसेसिव ट्रेड्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस आगे जाकर करते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर यार कुछ कुछ चीजें हमसे पूछी जाती है, वो ये है, देखो जो हमारी F2 जनरेशन आई है ना, जो फाइनल जो हमारा आंसर हमको चाहिए था वो ऐसी आई, एक कैपिटल टी टॉल आया, एक कैपिटल टी ये भी टॉल आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी आया। ठीक है, तो ये अपनी F2 जनरेशन आई जिसमें से 3 जो है वो टॉल है और एक जो है वो ड्वार्फ है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि फिनोटाइप रेशियो बताओ क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा फिनोटाइप मतलब क्या? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो यहां पर मुझे 3 प्लांट जो है वो टॉल दिख रहे हैं और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ दिख रहा है। वेरी गुड। तो मेरा फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। ठीक है, क्योंकि 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो ये मेरा फिनोटाइप रेशियो हो गया। जब मुझसे कोई जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? जीनोटाइप मतलब क्या? कोड पर डिपेंडेंट, यानी कि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से कोड जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पहला तो है कैपिटल, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? पहला है कैपिटल टी, पहला है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी कितने प्रेजेंट है? 1। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने प्रेजेंट है? 1 और 2, तो ये हो गया 1:2। और स्मॉल टी कितने प्रेजेंट है? 1। तो जीनोटाइप रेशियो मेरा क्या हो गया? 1:2:1, वेयर 1 इज तुम्हारा कैपिटल टी, 2 इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन 1 इज स्मॉल टी। ठीक है, ग्रेट, समझ गए बात को। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फिनोटाइप रेशियो लिखना है तो कैसा अपीयरेंस है उसको देखकर लिख दो। 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था, तो मैंने बोला कि 3:1 हो जाएगा तुम्हारा फिनोटाइप रेशियो, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंडेंट है। कोई तुमसे पूछता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि कोड क्या है, और कोड क्या था? कोड अलग अलग थे, जैसे कि 2 का कोड सेम था और बाकी 2 का अलग अलग था। तो 1:2:1 हमारा आ गया आंसर जीनोटाइप रेशियो क्या। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है तो। देखो बहुत सिंपल है, तुम चाहो तो ये प्यूनेट स्क्वायर वाली टेक्निक यूज करके जो है वो निकाल सकते हो आंसर्स, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, फायदा देखो ये होगा प्यूनेट स्क्वायर वाले से कि तुम आंसर इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, ग्रेट। तो हमेशा ये चीज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ध्यान रखना कि सबसे पहले आपने एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ लिया, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। F1 जनरेशन आई, उसमें हमने देखा कि भले ही एक पेरेंट ड्वार्फ था, पर नेक्स्ट जनरेशन सारी की सारी कैसे आई? टॉल आई। फिर हमने उस नेक्स्ट जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करवाई, उनके बीच में जो है वो पॉलिनेशन करवाया। उसके बाद एक नेक्स्ट जनरेशन आई F2, उसमें हमने देखा कि भले ही पेरेंट्स टॉल हो, पर एक जो ऑफस्प्रिंग आया है वो ड्वार्फ आया है। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेट है उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, और इस तरीके से हमारा जो कह सकते हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस भी उतना ही आसान है, बस तुम फर्क इतना समझो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज किया था। ठीक है, हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की थी, विच इज टॉलनेस। वहां पर हम लोग 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है वो समझते हैं। समझ गए? इतना बात हो गई इतनी अपनी, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, जहां जैसे कि यहां पर हमने एक कैरेक्टर को स्टडी किया, वैसे हम वहां पर 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि 2 कैरेक्टर्स कैसे आगे फ्लो होते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो ये तुमको मैंने प्यूरेट स्क्वायर जो बताया था ये वही चीज है। ठीक है, वही चीज को यहाँ पर बताया गया। अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है, तुमको बहुत मजा आएगा ये देख के। यहाँ पर ना हम लोग 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इस पेज को यूज करेंगे। जो राउंड की बात की जा रही है वो बात की जा रही है शेप की, है ना।
वो बात की जा रही है शेप की, और येलो की जो बात की जा रही है वो की जा रही है बात कलर की। तो हम यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? 2 कैरेक्टर्स की। पहला हो गया शेप और दूसरा हो गया कलर। ठीक है, अब आप कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर ये जो है, ये किस एलिल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है राउंडनेस को। ठीक है, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंडनेस को करता है। कैपिटल वाई किसको करता है? कैपिटल वाई किसको करेगा? येलो कलर को करता है। ठीक है, स्मॉल आर किसको करता है? रिंकल्डनेस को करता है। ये क्या हो गया? स्मॉल आर जो है वो किसको करता है? स्मॉल आर जो करता है वो करता है रिंकल्ड को। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका स्मॉल वाई जो है वो किस कलर को करता है? ग्रीन कलर को करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कौन सा एलिल किस किस को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर यार हमने क्या किया, अगेन वैसे ही जैसे हमने वहां पर होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ लिए थे ना, वैसे यहां पर हमने क्या किया है, एक कंप्लीटली राउंड है ना और येलो, मतलब यहां पर ये दोनों कैसे हैं? राउंड है और येलो है। ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन हमने क्या किया है कि ये 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, और दूसरा जो पेरेंट है उसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ग्रेट। ये कैसा है? ये है राउंड एंड येलो। ठीक है, ये कैसा है? राउंड एंड येलो है। जैसे वहां पर कैपिटल टी था, ये वो है। और ये कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन है, जैसे वहां पर स्मॉल टी था। है ना? समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, अमेजिंग। अब क्या होने वाला है? अब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पहली जनरेशन आएगी, जैसे वहां पर हमने देखा था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके बीच में पॉलिनेशन हुआ था, और पहली जनरेशन आई थी, वो 4 हमने देखे थे, है ना? वैसे यहाँ पर 8 आएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहां से क्या फ्लो कर सकता है, ये चीज समझना कि इन चारों में से सिर्फ कोई एक फ्लो नहीं करेगा। कैपिटल आर बात हो रही है यहां पर शेप की, कैपिटल वाई बात हो रही है यहां पर कलर की। तो कैपिटल आर यानी कि यहां से कुछ एक फॉलो करेगा और यहां से कुछ एक फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस दोनों आर में से कोई एक आर फ्लो करेगा और इन दोनों वाई में से कोई एक वाई फ्लो करेगा। वैसे ही इन दोनों आर में से कोई एक आर फ्लो करेगा और इन दोनों वाई में से कोई एक वाई फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहां से इन दोनों में से कोई एक आर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वाई आएगा। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक वाई आएगा। समझ रहे हो बात को? ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो जीनोटाइप है, ऐसे टोटल 8 आएंगे, ऐसे और आएंगे, मतलब ये समझो। ठीक है, ऐसे ही जो है वो और आएंगे, और सबका जो कोड है वो ऐसा ही होगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पर क्या हो रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, चारों कैपिटल टी स्मॉल टी थे। वैसे यहाँ पर जो भी इतने भी आएंगे सभी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ही आएंगे। ठीक है, समझ गए बात को? ग्रेट, है ना? तो यहां से एक आर आया, यहां से एक आर आया, यहां से एक वाई आया, यहां से एक वाई आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो तुम देख रहे हो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, है ना? और ये हो गई अपनी F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन हो गई? दिस इज कॉल्ड दी F1 जनरेशन। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमने राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, ऐसे 2 टाइप के जो है वो लिए हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है। उसके बाद में जो पहली जनरेशन बनी उसका कोड कैसा है, तो ऐसा तुम देख भी सकते हो कैसे बना। यहां से एक आर आया, यहां से एक आर आया, यहां से एक वाई आया, यहां से एक वाई आया। ठीक है, ये बन गया अपना एक। ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बनेगी अपनी F1 जनरेशन। जैसे वहां पर ये F1 जनरेशन थी, वैसे यहां पर ये F1 जनरेशन है, क्योंकि यहां पर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो है सीड का शेप और दूसरा है अपना कलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली, ये बन गई अपनी F1 जनरेशन, है ना? फिर हमने क्या किया था, F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई थी इन दोनों के बीच में, है ना? सेल्फिंग करवाई थी, नहीं करवाई थी? करवाई थी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। अब ऐसे यहाँ पर तो बहुत सारे आ चुके हैं, तो हम कोई 2 उठा लेंगे। ये पहला हो गया, है ना, और ये दूसरा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच में क्या अब सेल्फिंग होगी। अच्छा, फिर इससे क्या बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक एक करके लिखने जाऊंगा ना, टोटल पॉसिबिलिटी पता है कितनी बनेगी? 16 बनने वाली है, पर एक एक करके लिखते जाऊंगा, क्योंकि देखो यहां से क्या होगा, होने क्या वाला है, होगा ये कि यहां से एक आ सकता है, यहां से एक आ सकता है, यहां से एक आ सकता है, ऐसे मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बननी है। ठीक है, इन शॉर्ट पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बननी है। जैसे कि मैं तुमको अगर दिखाऊं, ये देखो मैं तुमको बताता हूं, यहां से कुछ इन दोनों में से या तो कैपिटल आर तो स्मॉल आर आ सकता है, इन दोनों में से या तो कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई आ सकता है। तो मान लो यहां से कैपिटल आर आ गया और यहां से क्या आया, कैपिटल वाई आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? फिर यहां से भी सेम चीज होगी,
है ना। यहाँ से भी सेम चीज़ होगी ना, समझ रहे हो बात को। यहाँ से भी या तो कैपिटल आर आ सकता है या तो और स्मॉल वाई आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से स्मॉल आर आ सकता है और कैपिटल वाई भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, यहाँ से स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो ना। बहुत से और सेम टू सेम चीज इधर होंगी, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी सिमिलरली इसकी भी सेम पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को मर्ज किया जाएगा तो 16 बन जाएंगे ना। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को। ये इसका हो गया, वैसे इसका भी होगा, ठीक है। वेरी गुड, यही चीज़ हमने देखी थी, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने यही देखा था, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैरेक्टर था, इसलिए यहाँ से एक आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, फिर ये आ सकता है और ये आ सकता है। वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही सेम चीज़ है, पर यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनके लिए भी लिख देता हूँ मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलो ये हटाता हूँ ना मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हट जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई पॉसिबल है, कैपिटल ये एक पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर स्मॉल वाई पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर स्मॉल वाई पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर कैपिटल वाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पहले प्लांट के लिए। दूसरे प्लांट के लिए भी यही पॉसिबिलिटीज है, देखो जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना। अब इनके बीच में जो है इनका रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, तो ये जो है वो इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है और ये इससे भी मिल सकता है ना। ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है। मतलब ऐसा है कि ये हर कोई एक किसी से मिलेगा, तो इन्हें ऐसे सॉल्व करना तो बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। हमने क्या किया, ऊपर एक साइड पे जो है वो एक प्लांट के वो सारे हमने एलिल्स लिख दिए, ठीक है, जीनोटाइप लिख दिया, और इधर साइड दूसरे प्लांट का लिख दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मैंने कैसे प्यूनेट स्क्वायर बनाया था, याद करो। मैंने क्या किया था, इधर कैपिटल टी लिखा था, इधर स्मॉल टी लिखा था, और प्यूनेट स्क्वायर बन गया था अपना, है ना। इससे मिला ये बन गया, ये इससे मिला ये बन गया, ये इससे मिला ये बन गया, ये इससे मिला ये बन गया, याद है। वैसे ही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वार कैपिटल वार कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वार कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर क्या है, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यही बनेगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये क्या है अपना कैपिटल वाई, और ये भी क्या है कैपिटल वाई, यही बना, देखो। तो ऐसे ये बनते जाएंगे सब, ठीक है। ये इससे मिलेगा ये बन जाएगा, ये इससे मिलेगा ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ये इससे मिलेगा ये बन जाएगा, 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है, ठीक, समझ गए बात को। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2 प्लांट्स लिए हैं, 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है। एक है सीड का शेप और दूसरा है सीड का कलर, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स, इसलिए सब कुछ ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या फ्लो हो सकता है, ठीक है। मतलब हमने ये देखा कि F1 जनरेशन कुछ इस प्रकार की बनेगी, ये F1 जनरेशन जो है हमारी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, है ना। जैसे वहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, वैसे यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। फिर अब इनके बीच में हमने सेल्फिंग करवाई, है ना। सेल्फिंग करवाई तो हमने देखा कि यार जो एलिल्स जो ट्रेड्स पास ऑन होने हैं, ठीक है, जो पास ऑन होने हैं, ठीक है, वो अब 2 हैं, ठीक है। वो अब कैसे हैं, 2 हैं। एक होते तो फिर भी हम इजीली मैनेज कर लेते, पर अब वो 2 हैं, ठीक है। फिर हमने ऐसे देखा इनको कि ये पहले वाले का दूसरे वाले का, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। तो इसलिए हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया और ये जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये टोटल आपकी 16 जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर आ गई सामने, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ यहाँ पर फिनोटाइप कैसा होगा या फिर फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, तो मैं फट से बता सकता हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले तो देखो कि राउंड और येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड एंड येलो कितने हैं, 9 है, ठीक है, ग्रेट। रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया 3, ठीक है। रिंकल्ड एंड येलो का भी काम हो गया, ये भी होगा सारे हमारे, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 है, दिखने में ना, सब अपीयरेंस की बात चल रही है। और रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, ये एक ही है, ठीक है। तो मेरा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1, ठीक है।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो तुम ये देख रहे हो तुम्हारे कोर्स के अंदर भी नहीं पहली बात तो, और जो तुम्हें देख रहे हो ये देख के पता लगाना और बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है। ग्रेट, बहुत सही। तो ये हमने बात कर ली डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो याद करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो ये है कि पहली जनरेशन का कोड याद कर लो मतलब समझ लो कैसे आया। मैंने तुमको बता भी दिया कि यहाँ से वो कोड कैसे आया, उसके बाद में फिर सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम लोग अभी जो मेंडल साहब के प्रिंसिपल थे उनको जरा एक बार समराइज करेंगे, देखेंगे कि हमको क्या क्या सीखने को मिला। पहली बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब क्या, कुछ एलिल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा जब मैंने बात की कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो कैपिटल टी ये जो एलिल है हमारा ये डोमिनेंट है, ठीक है। ये खुद को हमेशा एक्सप्रेस करता है, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, ठीक है। तो कुछ एलिल्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल सही है। फिर बात आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलिल्स फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। हमने देखा जब कैपिटल टी और यहाँ से जब स्मॉल टी की बात हो रही थी, तो इन दोनों में से एक टाइम पर कोई एक ही पास हो पा रहा था। जैसे कि हमने करा था ना कॉम्बिनेशन, यहाँ से या तो ये आ गया और ये आ गया, है ना, यहाँ से या तो ये आ गया और ये आ गया, तो एक टाइम पर दोनों पास ऑन नहीं हो रहे, एक टाइम पर सिर्फ एक ही पास ऑन हो रहा है, ठीक है। ग्रेट, तो ये वही चीज़ हो गई, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसपे डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बेस्ड है, अगर ध्यान से समझोगे तो। मतलब क्या, मतलब ये यार कि जब मैं बात कर रहा हूँ दो कैरेक्टर्स की, राउंडनेस की, मतलब मैं शेप की बात कर रहा हूँ और कलर की बात कर रहा हूँ, तो शेप अपनी जगह पर एक कैरेक्टर है, कलर अपनी जगह पर एक कैरेक्टर है। दोनों एक दूसरे के मूवमेंट में या फिर पास ऑन होने में कोई भी हिंड्रेंस नहीं डालते हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से आगे जाएंगे, ठीक है। जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं दो ट्रेट्स कंसिडर कर लूँ, एक टॉलनेस मतलब एक हाइट को कंसिडर कर लूँ और एक कंसिडर कर लूँ शेप को, तो ऐसा नहीं है कि हाइट वाला जो जीन है या फिर हाइट वाले जो एलिल्स हैं वो कलर वाले एलिल्स को आगे पास ऑन नहीं होने देंगे, ठीक है। दोनों अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली ही पास ऑन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हाइट वाला पास ऑन हो रहा है तो शेप वाला रुक जाएगा, तो शेप कभी आएगा ही नहीं, ठीक, ऐसा नहीं होता। तुम यहाँ पर भी देखोगे आगे क्या पास ऑन किया हमने, ये राउंडनेस किसके लिए है, ये है आपके शेप के लिए, और ये येलो किसके लिए, ये कलर के लिए, ठीक है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली पास ऑन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ कैपिटल आर आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आप दो कैरेक्टर्स की बात करते हो ना, तो दोनों इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम हाइट और कलर की बात कर रहे हो तो सिर्फ हाइट पास ऑन होगा, कलर का भी होगा ही नहीं, तो कलरलेस हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइट भी अपने हिसाब से पास ऑन होगा और कलर भी पास ऑन होगा, ठीक है। ग्रेट। अब हम बात करने वाले इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या, मतलब ये डिसाइड कैसे होता है कि जो बेबी होने वाला है वो एक लड़का है या फिर लड़की है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके कारण ये डिसाइड होता होगा, तो वो आज हम समझने वाले। देखो यार, इन ह्यूमंस देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम्स की, जिसके अंदर से 22 जो है वो ऑटोजोम्स हैं, ठीक है। 22 जो है वो ऑटोजोम्स हैं, ठीक है। एक पेयर जो है, ठीक है, वो होती है 6 क्रोमोसोम की, समझ रहे हो बात को। तो टोटल जो है वो 23 पेयर है किसके, क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 ऑटोजोम्स हैं, 22 का अपना अपना काम है, ठीक है। एक जो है, एक पेयर जो 22 पेयर हो गई, अब एक पेयर बची, तो वो जो एक पेयर है, दैट वन पेयर इज पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है ना। तो ऑटोजोम्स जो है, जो 22 पेयर है ये ऑटोजोम्स, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होती है, ठीक है। तो ऑटोजोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये जो 22 ऑटोजोम्स वाली पेयर है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होती है, पर ये जो 6 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये जो एक पेयर होती है 6 क्रोमोसोम की, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, ठीक है। मेल के अंदर जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, ठीक है, और फीमेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो अभी तक हमने ये सीखा कि वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर से 22 जो है वो ऑटोजोम्स हैं, ठीक है, जिनका अपना 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 काम है, फंक्शन है। एक तुम्हारा छोटा सा काम है कि तुम बताना कि इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। 22 पेयर हो गई, एक पेयर बची, 23 पेयर है टोटल। तो वो जो एक पेयर है, दैट वन पेयर इज पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम, ठीक है। ये 22 की 22 जो पेयर है ऑटोजोम्स की, मेल और फीमेल में सेम होती है, पर जो 6 क्रोमोसोम की पेयर होती है अलग होती है। मेल के केस में वो जो पेयर होती है, मेल के केस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और फीमेल के केस में जो होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स,
ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। देखो होता क्या है कि अब जब कॉपुलेशन होगा, जब मीटिंग होगी, तभी जो स्पर्म्स है वो आगे पास ऑन होते हैं। तो देखो जरा, मेल के केस में मेल के पास में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, कुछ स्पर्म्स के पास में ये X क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और कुछ स्पर्म्स के पास में जो है ये Y क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, ग्रेट। फीमेल के पास तो XX ही है, तो ये X हो या फिर ये X हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अगर अगर देखो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये देखो यहाँ पर ये भी तुम देख सकते हो, ठीक है। इधर से मैं 1 उठा रहा हूँ और इधर से मैं ये 2 उठा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ स्पर्म्स के पास में X क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो ये मैंने मान लिए कुछ स्पर्म्स के पास में, और ये कुछ स्पर्म्स के पास में Y क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और ये फीमेल एग है ना। अगर X क्रोमोसोम वाला, क्योंकि फीमेल के केस में दोनों ही केस में XX है ना, तो दूसरा X चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। पर ये X हो या फिर ये X हो, बात तो एक ही होनी है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ मैंने एक ही X लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर यहाँ पर वो स्पर्म आकर इस एग से फ्यूज होता है जिसके पास Y क्रोमोसोम था, तो क्या होगा, ये X और ये Y बन जाएगा XY, है ना, ठीक है। अगर वो क्रोमोसोम आकर फ्यूज होता है जिसके, वो स्पर्म आकर फ्यूज है जिसके पास में X क्रोमोसोम था इसके साथ में, तो क्या बनेगा, ये X और ये भी X बन जाएगा XX, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये Y क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो आकर फ्यूज होता है इस एग के साथ में, तो बनता है XY, यानी कि उस केस में बनेगा एक बॉय, है ना, क्योंकि XY क्रोमोसोम है, XY मेल के अंदर, तो बनेगा एक बॉय। अगर ये X क्रोमोसोम आकर फ्यूज, X क्रोमोसोम वाला स्पर्म आकर फ्यूज होता है इस एग के साथ में, तो क्या बनेगा, XX बन जाएगा, क्योंकि ये भी X और ये भी X। उस केस में क्या बनेगा, उस केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, वो क्या होगा, वो एक गर्ल होगी, ठीक, वेरी गुड। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, मतलब जो सेक्स पता कैसे चल रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ मेल और इज इट बिकॉज ऑफ फीमेल। मतलब अभी तुमने खुद देख लिया, है ना, फादर से या तो X क्रोमोसोम आ सकता है या तो Y क्रोमोसोम आ सकता है, क्योंकि मदर के पास में तो XX क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है, दोनों सेम ही क्रोमोसोम्स हैं, है ना। अब अगर X वाला आकर फ्यूज करेगा तो XX बन जाएगा फिर से, यानी कि फीमेल। अगर Y वाला आकर फ्यूज करेगा उस X के साथ में, तो XY बन जाएगा, यानी कि एक मेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम मुझे बताना कि ये डिपेंडेंट किस पर है, मेल पर है या फिर एक फीमेल पर है, तुम्हारी बुक के अंदर ये सवाल भी है, ठीक। एंड विद दैट बीइंग सेड, हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। हमने सेक्स डिटर्मिनेशन, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे फिलहाल के लिए, तो ठीक है, आप उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सारे PYQs भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। लाइक करना मत भूलना अगर पसंद आया हो तो, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ रही हैं, ठीक है। दैट बीइंग सेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग बहुत जल्दी 2 लाख फैमिली मेंबर्स का जो गोल है वो हिट करने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।